नमस्कार। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। परीक्षा पे चर्चा 2026 ने पूरे देश के छात्रों को एकता के सूत्र में बांध दिया है। दिल्ली से लेकर कोयंबटूर, रायपुर, देवमोगरा और गुवाहाटी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संवाद युवाओं को एक साझा मंच पर लेकर आया। इस पहल की व्यापकता अपने आप में ऐतिहासिक है। इस वर्ष 4.5 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया। 2.26 करोड़ से अधिक लोगों ने जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की। कुल 6.76 करोड़ से अधिक सहभागिता ने इसे एक साधारण कार्यक्रम नहीं बल्कि विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, संवाद और सकारात्मक सोच का एक राष्ट्रव्यापी उत्सव भी बना दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को सदस्य पोर्टल के साथ साथ व्हाट्सएप पर आर्थिक सर्वेक्षण सहित महत्वपूर्ण संसदीय दस्तावेजों को साझा करने के संबंध में किए जा रहे नवीनतम नवाचारों के बारे में जानकारी दी। सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय मंत्री जी द्वारा आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां मेंबर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। अब आपको व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध करा दी जाएगी और नए कई परिवर्तन किए हैं जो आने वाले समय में सब परिवर्तन आपको नजर आएंगे। और सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह भी रहेगा, संसद की कार्रवाई को और उचित तरीके से चलाने में और नए इनोवेशन आप जो भी देंगे, हम कोशिश करेंगे कि संसद में सदस्यों के अनुकूलता के अनुसार उन सारे टूल्सों का उपयोग कर ताकि माननीय सदस्यों की क्षमता बढ़ सके और वे अच्छी संवाद चर्चा, सकारात्मक चर्चा कर सके। सभा पटल पर रखे जाने संसद बजट सत्र के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने अपना बयान दिया। वो बोले सदन में। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर गौर किया। क्या आपको सुनवाते हैं। कल राष्ट्रपति जी का उद्बोधन 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति था। 140 के पुरुषार्थ का लेखा जोखा था और 140 करोड़ देशवासी और उसमें भी ज्यादातर युवा उनके एस्पिरेशंस को रेखांकित करने का सटीक उद्बोधन सभी सांसदों के लिए कई मार्गदर्शक बातें भी कल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सदन में सबके सामने रखी है। सत्र के प्रारंभ में ही और 2026 के प्रारंभ में ही आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सांसदों से जो अपेक्षाएं व्यक्त, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में के मुखिया के रूप में जो भावनाएं व्यक्त की है, मुझे कि सभी माननीय सांसदों ने गंभीरता से लिया ही होगा। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। ये बजट सत्र है। 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है।
ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है और ये दूसरे क्वार्टर का इस शताब्दी का ये पहला बजट आ रहा है और वित्त मंत्री निर्मला देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी है, महिला वित्त मंत्री ऐसी है जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये अपने आप में एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है। साथियों, इस वर्ष का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है। ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है। ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है। और मुझे पक्का विश्वास है, खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे। और मैं सभी उत्पादकों से यही कहूंगा कि जब भारत यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं, वैसा समझौता हुआ है, तब मेरे देश के उद्योगकार, मेरे देश के मैन्युफैक्चरर्स अब तो बहुत बड़ा बाजार खुल गया, अब बहुत सस्ते में हमारा माल पहुंच जाएगा, इतने वो बैठे न रहे। ये एक अवसर है और इस अवसर का सबसे पहला मंत्र ये होता है कि हम क्वालिटी पर बल दें। अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाए, और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के पैसे ही कमाते ही तो नहीं, क्वालिटी के लिए जीत लेते हैं और वो लंबे अर्थ रहता है, उसका दशकों तक उसका प्रभाव रहता है। कंपनियों का ब्रांड देश के ब्रांड के साथ नए गौरव को प्रस्थापित कर देता है। और इसलिए 27 देशों के साथ हुआ ये समझौता हमारे देश के मछुआरे, हमारे देश के किसान, हमारे देश के युवान, सर्विस सेक्टर में जो लोग विश्व में अलग अलग जगह पे जाने के उत्सुक हैं, उनके लिए बहुत बड़े अवसर लेकर के आ रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है, एक प्रकार से
कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटिटिव और प्रोडक्टिव भारत की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। साथियों, देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। और मैं संसद के भी सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने में वे भी अपनी सकारात्मक शक्ति को लगा रहे हैं और उसके कारण रिफॉर्म एक्सप्रेस को भी लगातार गति मिल रही है। देश लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम्स अब उससे निकल करके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के मार्ग पर मजबूती के साथ कदम रख रहा है। और जब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस होते हैं तब प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, जो विश्व में एक भरोसा पैदा करती है। हमारे हर निर्णय में राष्ट्र की प्रगति ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन हमारे सारे निर्णय ह्यूमन सेंट्रिक है। हमारी भूमिका, हमारी योजनाएं ह्यूमन सेंट्रिक है। हम टेक्नोलॉजी के साथ स्पर्धा भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी को आत्मसात भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य को स्वीकार भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को जरा भी कम नहीं आंकेंगे। हम संवेदनशीलता की महत्व को समझते हुए टेक्नोलॉजी की जुगलबंदी के साथ आगे बढ़ने के व्यू के साथ आगे सोचेंगे। जो हमारे टीकाकार रहते हैं साथी, हमारे प्रति पसंद नापसंद का रवैया रहता है और लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक है, लेकिन एक बात हर कोई कहता है कि सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दिया है। योजना फाइलों तक नहीं, लाइव तक पहुंचाने का प्रयास रहता है और यही हमारी जो परंपरा है उसको हम आने वाले दिनों में रिफॉर्म एक्सप्रेस में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ाने हैं। भारत की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोग्राफी आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तब इस लोकतंत्र के मंदिर में हम विश्व समुदाय को भी कोई संदेश दें, हमारे सामर्थ्य का, हमारे लोकतंत्र के प्रति समर्पण का, लोकतंत्र की प्रक्रिया के द्वारा हुए निर्णयों का सम्मान करने का ये अवसर है और विश्व इसको जरूर स्वागत भी करता है, स्वीकार भी करता है। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने की नहीं है, आज हिम्मत के साथ समाधानकारी निर्णयों का कालखंड है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वे आएं, राष्ट्र के लिए आवश्यक समाधानों के दौर को हम गति दें, निर्णयों को हम शक्ति दें और लास्ट माइल डिलीवरी में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ें।
साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार, निवेश और रोजगार के अवसर अपार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में अग्रणी राज्य बन चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑटो कंपोनेंट और बैटरी इकाइयों के विकास के साथ 2400 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2025 तक यूपी में लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए और वित्त वर्ष 2024-25 में यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर हुई 10%। राजधानी लखनऊ में नया ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुआ है, जहां इलेक्ट्रिक बसें और छोटे कमर्शियल वाहन बनाए जाएंगे। आज हरित मार्गों पर 750 से भी ज्यादा ई बसें संचालित होती हैं और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। हरित राहों पर बढ़ता प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट निर्णयों की जानकारी साझा की। इसमें जो आप पूछ रहे थे, इसकी बाकायदा नोटिंग में है कि ये उपरोक्त लोगों में से जो पूर्व में ही केंद्र राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना यथा प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना ऑब्लिक मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान आदि से आच्छादित है, उन्हें इस योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जो लोग इसमें बाकायदा पहले से ही जो लोग किसी योजना में आच्छादित है, जो किसी में आते हैं, उनके अलावा ही है। अब तीसरा है ये अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 20 यानी अमृत 20 योजना के अंतर्गत गोरखपुर के नगर निगम गोरखपुर में सीवरेज योजना जोन A3 से संबंधित परियोजना 721 करोड़ 40,41,000 जीएसटी व सेंसेस सहित के व्यय के प्रस्ताव पर अनुमोदन आज मंत्रिपरिषद ने दे दिया है। ये अमृत 2 के अंतर्गत सीवरेज योजना को जो है वो आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन दे दिया है। ये 721 करोड़ 40,41,000 रुपए सेंटर सहित, इसमें भारत सरकार का एरिया इसमें कवर करेंगे 17 वार्ड।
43,604 नवग्रह संयोजन के माध्यम से 43,604। इसमें जो केंद्रांश है वो 25%, और राज्यांश जो है वो फंडिंग पैटर्न है 33%, और 1 लाख से कम 50%। बाकी उसका हिस्सा होगा इस निकाय का। तो एक कुल मिलाकर उक्त निर्धारित लागत में भारत सरकार का है 231,34,94,000। राज्य सरकार का है 435,36,00,000 और निकाय का अंश है 2776.48 27,76,48,000। इसी अमृत 2 के अंतर्गत जनपद वाराणसी के नगर निगम वाराणसी में सीवरेज से 18 अत्यधिक प्रभावित वार्डों में से दुर्गाकुंड, नरिया, सरायनंदन, जोला उत्तरी एवं भेलूपुर वार्ड में सीवर लाइन बिछाने एवं गृह संयोजन कार्य में से संबंधित परियोजना की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 266,49,44,000 जीएसटी व सेंटर सहित के व्यय का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया। इसमें खास तौर से वाराणसी के वार्ड नंबर 25 दुर्गाकुंड, वार्ड नंबर 54 नरिया, वार्ड नंबर 45 जोलापुर उत्तरी एवं वार्ड नंबर 51 बेलूपुर वार्ड की 100% जनसंख्या सीवरेज व्यवस्था से लाभान्वित होगी। जी, क्योंकि आप एक मंत्री भी हैं और आपकी कोशिशों से आउटसोर्सिंग को कैबिनेट में पास हुए भी ये विषय बाद में प्लीज। प्रदेश में नेक्स्ट जो 6 नंबर है, उत्तर प्रदेश में शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को आज मंत्रिपरिषद ने क्या नाम अपनी सहमति दे दी है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रों भवनों जो कभी पूर्व में विकसित निर्मित किए गए थे परंतु समय के साथ जीर्ण शीर्ण संरचनात्मक अवस्था अथवा भूमि के सब अपार्टमेंट उपयोग अथवा पर्यावरणीय ह्रास के कारण वर्तमान में अप्रयुक्त अथवा निष्प्रयोज्य हो गए हैं अथवा अंडर यूटिलाइज्ड हो पड़े हैं कि भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय दशाओं में सुधार लाए जाने के लिए उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति 2026 लागू किए जाने का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद ने मंजूर कर दिया। इसके ऊपर जब शासनादेश आएगा तब सारी डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। हाँ जी, उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति 2026। 5वां नगर निगम विज्ञापन के संबंध में विज्ञापन को रेगुलेट करना है ताकि शहर में ठीक ठाक से वो डिजिटाइज हो जाए। नहीं, वो जो हमारे जो जिसको ब्रीफ करना है उसमें शामिल नहीं है, नहीं तो बता देते। ये 7वां प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए वित्त पोषण के रूप में विकास शुल्क की संशोधित प्रणाली लागू किए जाने तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण नियमावली 2014 यथा संशोधित 2021 को संशोधित किए जाने के संबंध में। इसका उद्देश्य में यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे जो नक्शा पास करने की विधि है उसमें लोग स्वाभाविक रूप से अनुकूलता महसूस करें कि नक्शा जरूर पास कराएं, ताकि इसको रेगुलेट किया जा रहा है और खास तौर से इसमें काफी राहत दी गई। इसका जिस्ट बस यही है कि
विकास शुल्क की संशोधित प्रणाली लागू किए जाने तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास शुल्क नियमावली 14 तथा 21 में संशोधन होने से अवस्थापना सुविधाओं यथा महायोजना मार्ग, खुले स्थल, एसटीपी अन्य सुविधाओं के विकास के लिए विकास प्राधिकरण। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।